morning, all of you. मैं रणजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जब 5वीं एलएम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। जीव विज्ञान के अंदर अपने पीछे वाली वीडियो के अंदर मूल्यांकन का टॉपिक जो है उसका अध्ययन शुरू किया था। तो मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के बारे में हमने कुछ टॉपिक इसके अंदर जो डिस्कस कर लिए थे मूल्यांकन के अंदर, क्योंकि मूल्यांकन जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है और लगभग सभी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर मूल्यांकन से संबंधित जो है विषय वस्तु दी हुई है। तो मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो पीछे वाले जो वीडियो है अपने उनके अंदर मूल्यांकन का परिभाषा पढ़ लिए, आपने देख लिया होगा। अर्थ परिभाषा के बाद हमने मूल्यांकन के कारण या आवश्यकता पढ़ ली थी। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है या मूल्यांकन करने के कारण क्या। इसके बाद में अपने मूल्यांकन के अंदर पढ़ा था कि परीक्षा और मूल्यांकन जो है इन दोनों में क्या फर्क होता है। मूल्यांकन और परीक्षा के अंदर हमने पढ़ लिया था। मूल्यांकन के उद्देश्य अपने पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो आज अपने टॉपिक अपना आज भी मूल्यांकन ही है, अगर अपना मूल्यांकन है। और आज अपने मूल्यांकन के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो मूल्यांकन प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य तथ्य कौन से हैं। इसके बाद अपने पढ़ेंगे जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व क्या है। महत्व के अंदर अपने ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं। मतलब अगर शिक्षक को बच्चों का मूल्यांकन करना है तो उसको कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि मूल्यांकन जो है विस्तृत प्रक्रिया है। यह है कक्षा कक्ष के अंदर बच्चों का ही मूल्यांकन ही किया जाता है। कक्षा कक्ष के बाहर भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जहाँ पर मूल्यांकन जो है शिक्षक के द्वारा या बच्चे स्वयं भी अपना मूल्यांकन बहुत बार करते हैं। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जरूरी है शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाए। बच्चे भी एक दूसरे का या अपने कह सकते हैं समय का मूल्यांकन कर सकते हैं और समय समय पर करते भी हैं। तो जब मूल्यांकन की प्रक्रिया की जानी है या मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन के संबंध में किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है इसके अंदर मूल्यांकन नियमित रूप से होना चाहिए। बच्चों का जब मूल्यांकन शिक्षक को करना है तो उसमें नियमितता होनी चाहिए। शिक्षक जो कक्षा कक्ष में बच्चों को अध्ययन करवाता है विषय वस्तु का, तो समय समय पर उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। जैसे एक लेसन जो है अगर शिक्षक ने बच्चों को करवा दिया है या लेसन की कोई एक सब्जेक्ट बच्चों को करवा दी है तो उसके बाद बच्चों का शिक्षक को मूल्यांकन भी करना चाहिए। उसने जो ज्ञान बच्चों को दे दिया है वो बच्चों ने अच्छे से सीख लिया है या नहीं सीख लिया है। तो नियमितता होनी चाहिए। ये नहीं है कि लंबे समय के बाद शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चों को बहुत सारे विषय वस्तु का अध्ययन करवा दिए और उसके बाद एक साथ सभी विषय वस्तु का शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें सफलता के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं मूल्यांकन के। इसलिए नियमितता मूल्यांकन के अंदर होनी चाहिए। एक तो ये तथ्य सबसे जरूरी है कि मूल्यांकन में नियमितता होनी चाहिए। दूसरा, मूल्यांकन कार्य निदानी और उपचारात्मक होना चाहिए। अगर अपने मूल्यांकन करने हैं बच्चों का तो उसमें निदानिक और उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ये दोनों टॉपिक आपको मैंने करवा दिए हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक परीक्षण हमने पढ़ा था और उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा था। निदानात्मक जो परीक्षण है इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब शिक्षक बच्चों को कक्षा कक्ष में अध्ययन करवाता है तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण कुछ बच्चे जो है किसी विषय विशेष में या सभी विषयों के अंदर सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं। तो शिक्षक फिर इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि जो बच्चे पिछड़ गए हैं, किसी भी कारण से पीछे रह गए हैं, तो उनका पिछड़ने का या पीछे रहने का कारण क्या है। शिक्षण विधि उसका कारण रही है या शिक्षा का पढ़ाने का जो तरीका है या उसके द्वारा जो भाषा यूज की जा रही है वो है पिछड़ने का कारण या कोई अन्य कारण है, बच्चे का व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। तो
उस कारण का शिक्षक के द्वारा पता लगाया जाता है। तो पता लगाने के लिए शिक्षक जो परीक्षण करेगा, जो टेस्ट लेगा, उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। शिक्षक जो कारण का पता लगा लेगा कि बच्चा क्यों पिछड़ गया है किसी भी विषय विशेष के अंदर, उसके पिछड़ने के कारण का पता लगाने के बाद उसको दूर करने का उपाय किया जाएगा। अब दूर करने के उपाय के अंदर उसके लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, उसको अतिरिक्त समय देकर के उस विषय का ज्ञान दिया जा सकता है जिसके अंदर वो पिछड़ गया है, या शिक्षक अपने शिक्षण नीति को चेंज करके दूसरी शिक्षण नीति से पढ़ा सकता है। तो मतलब जब बच्चे के पिछड़ने के जो कारण हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है तो उसे फिर उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो मूल्यांकन के अंदर निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मूल्यांकन के अंदर ध्यान में रखने योग्य तथ्य है। तीसरा है मूल्यांकन अधिगम स्तर बढ़ाने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन अपने बच्चों को कर रहे हैं तो उसमें अधिगम स्तर बढ़ाने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन मतलब अगर बच्चों का अपने मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके बाद अगर अपने को टेस्ट ले रहे हैं जैसे मूल्यांकन के अंदर, तो बच्चों को उसके अंक बताए जाए और अंक बताने से बच्चों की प्रतिस्पर्धा बढ़े, बच्चे उसमें अधिक रुचि लें। अगर अपने मूल्यांकन के द्वारा बच्चों को उनके अंक बता रहे हैं, उनके रैंक निकाल रहे हैं कि ये बच्चा प्रथम है या द्वितीय है या तृतीय है, तो जो बच्चे जो है प्रथम द्वितीय तृतीय स्थानों से बहुत ही कम अंकों से पीछे रह गए तो वो बच्चे जो है अधिगम में अध्ययन के अंदर अधिक रुचि लेकर के उन बच्चों के जो है समान अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पिछड़े बच्चे भी, जो बच्चे बहुत ही कम अंक लाए हैं वो बच्चे दूसरे बच्चों को बराबर अंक लाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार मूल्यांकन जो है अधिगम स्तर को बढ़ाने वाला होना चाहिए। इसके बाद अगला है मूल्यांकन शिक्षण में विभिन्न विधियों को प्रोत्साहित करने वाला मूल्यांकन किया जाए। तो इसमें शिक्षण की जो विभिन्न विधियाँ, टीचिंग मेथड जो है, क्योंकि अलग अलग विषयों को और अलग अलग विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियाँ उपयोग में ली जाती है शिक्षक के द्वारा। तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वह विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को ये पता चलना चाहिए कि उसने जो शिक्षण विधि उपयोग में ली है वो सही है या नहीं है, उसके द्वारा बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या उसको कौन सी विधि का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। मूल्यांकन द्वारा ही पता चलेगा कि कौन सी विधि अधिक उत्तम रही है बच्चों को शिक्षण करवाने के लिए। तो यह मूल्यांकन के अंदर ध्यान में रखने योग्य तथ्य है कि जब मूल्यांकन किया जाए तो शिक्षक को इन तथ्यों का अवश्य रूप से ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। इसके बाद दूसरा टॉपिक अपना जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व क्या है। मतलब जीव विज्ञान के अंदर शिक्षक मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो उसका फायदा क्या क्या है, शिक्षक को मूल्यांकन करने का क्या फायदा है और बच्चों को मूल्यांकन का क्या फायदा होता है। तो महत्व के अंदर अपने शिक्षक और बच्चे दोनों के फायदे देखेंगे कि बच्चों को क्या फायदा हो रहा है मूल्यांकन से और शिक्षक को क्या फायदा होता है। तो इसमें सबसे पहला है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान। तो शिक्षक जब बच्चों का मूल्यांकन करेगा तो क्योंकि शिक्षक जब कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाता है तो आपको मैंने पहले बता दिया कि शिक्षक कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक कक्षा कक्ष में बच्चों को अध्ययन करवाता है, शिक्षण करवाता है। तो जब शिक्षक कक्षा कक्ष में अध्ययन या शिक्षण करवा देते हैं उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद, तो शिक्षण कार्य करवाने के बाद शिक्षक यह पता लगाना चाहता है कि उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे बच्चों के लिए उन उद्देश्यों की प्राप्ति जो है किस सीमा तक हुई है या नहीं हुई है, या उसने जिस उद्देश्यों का निर्धारण किया संपूर्ण रूप से सफल हुए हैं। इस चीज़ का पता लगाने के लिए शिक्षक बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करता है। दूसरा है इसके अंदर शिक्षण विधियों की सफलता। शिक्षक जब कक्षा कक्ष में अध्ययन करवाता है तो वो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करता है। अलग अलग विषय के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं और अलग अलग विषय वस्तु के अनुसार भी अलग अलग शिक्षण विधियाँ निर्धारित की गई हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। और बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार भी अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का निर्धारण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चों के लिए अलग प्रकार की शिक्षण विधि बताई गई है, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए अलग प्रकार की शिक्षण विधि है,
और उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए अलग प्रकार की शिक्षण विधियां निर्धारित की गई हैं। विषय के अनुसार भी हिंदी विषय के लिए अलग प्रकार की शिक्षण विधि निर्धारित की गई है, विज्ञान विषय के लिए अलग है, इंग्लिश के विषय के लिए, गणित के विषय के लिए, सभी विषयों के लिए लगभग अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियां निर्धारित की गई हैं। तो शिक्षक को मूल्यांकन के द्वारा इस बात का ज्ञान भी होता है कि उसने जो शिक्षण विधि बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग में ली है वो सही है या नहीं है। क्योंकि अगर मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के जो ज्ञान है या जो बच्चे अंक प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षक ने जो पढ़ाया है उसके अनुसार सही आ रहे हैं, जो ज्ञान शिक्षक ने बच्चों को दिया है वो बच्चों ने अच्छे से सीख लिए, इस प्रकार की शिक्षण विधि जो शिक्षक ने प्रयोग में लाई है वो सही है। अगर शिक्षक बच्चों को ज्ञान देने के बाद उनका मूल्यांकन करता है और बच्चे उसमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते हैं, इसका मतलब शिक्षक ने जो शिक्षण विधि का उपयोग किया है वो बच्चों के स्तर के अनुकूल नहीं है या बच्चों के विषय के अनुसार उपयोगी या सही नहीं है। इस प्रकार शिक्षण विधियों की सफलता या असफलता की जानकारी शिक्षक को मूल्यांकन के द्वारा आसानी से मिल जाती है और वो शिक्षक अपने शिक्षण विधियों में सुधार आसानी से कर सकता है। शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है कि उसने शिक्षण विधि जो है प्रयोग में ली है उसको चेंज करने की आवश्यकता या नहीं है। तीसरा है पाठ्यक्रम में संशोधन। पाठ्यक्रम जो है बच्चों के लिए निर्धारित किया जाता है, अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। शिक्षक उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही बच्चों को कक्षा में शिक्षण कराता है। अब कई बार ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाता है जो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं है या बच्चे उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो अगर पाठ्यक्रम में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, संशोधन करने की आवश्यकता है, तो इसका पता भी मूल्यांकन के द्वारा ही किया जा सकता है। जब समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा तो उससे इस बात का पता भी चलेगा कि कौन से विषय विशेष के अंदर कौन से विषय वस्तु जो है वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं है या बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। बच्चों को कौन से विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है इस बात का पता भी शिक्षक मूल्यांकन के द्वारा ही लगा सकता है, जिसके अनुसार शिक्षक से जब भी कभी सुझाव मांगे जाते हैं तो शिक्षक जो है अपने विषय से संबंधित उस विषय वस्तु का सुझाव देता है कि यह विषय वस्तु बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं है, उनको विषय समझ में नहीं आ रही है, अतः इसको पाठ्यक्रम से हटाया जाना चाहिए या कौन से विषय वस्तु को पाठ्यक्रम के अंदर रखा जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के अंदर जब कभी भी संशोधन किया जाता है तो शिक्षकों से इसके लिए सुझाव मांगे जाते हैं। तो शिक्षक जो सुझाव देता है वो मूल्यांकन के आधार पर देते हैं कि उसने जो मूल्यांकन किया है समय समय पर बच्चों का, उससे उसको इस बात का पता चला है कि ये शिक्षण जो विषय वस्तु है या शिक्षण बिंदु है वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं है। इसके बाद अगला है अध्ययन के लिए प्रेरणा। अध्ययन के लिए बच्चों को प्रेरणा मिलती है मूल्यांकन के द्वारा। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, जब शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के लिए जैसे टेस्ट लेता है, दैनिक टेस्ट है या साप्ताहिक टेस्ट है या अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो उसमें बच्चे जो अंक प्राप्त करते हैं उसके आधार पर शिक्षक बच्चों को जो है कक्षा में स्थान निर्धारित करता है या श्रेणी के अंदर वर्गीकरण करता है, ग्रेड वगैरह देता है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, स्थान दिए जाते हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। तो इससे जो है जो बच्चे बहुत ही कम अंकों से पिछड़ जाते हैं या प्रथम तृतीय स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे भी अध्ययन के अंदर रुचि लेने लगते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है और वो बच्चे जो है अगली बार प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के अंदर अध्ययन के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। अगर बच्चों का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा तो उनको ये पता नहीं चलता कि वो जो सीख रहे हैं वो सही है या नहीं है, या उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो पूर्ण रूप से उन्होंने अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीख लिया है या नहीं सीख लिया है। तो मूल्यांकन के द्वारा बच्चों को अपने ज्ञान जो है उसका पता चलता है कि उन्होंने ज्ञान किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, सीख लिया है, और उनको फिर और आगे बढ़ने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसका पता बच्चों को मूल्यांकन से आसानी से चल जाता है। तो मूल्यांकन से बच्चों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की। इसके बाद अगला है व्यक्तिगत व सामूहिक मार्गदर्शन। शिक्षक जो है बच्चों का जब मूल्यांकन करता है उसके अनुसार फिर बच्चों को
व्यक्तिगत या सामूहिक मार्गदर्शन देते हैं। व्यक्तिगत मार्गदर्शन हो सकता है व्यक्तिगत या सामूहिक मार्गदर्शन देता है तो वो मूल्यांकन के आधार पर ही देता है, क्योंकि कई बार बच्चे जो है कक्षा के अंदर अगर 50 बच्चे हैं तो उनमें से कुछ 2-4 बच्चे ही किसी विषय विशेष के अंदर पिछड़ जाते हैं, तो शिक्षक के मूल्यांकन के आधार पर उनको व्यक्तिगत जो है मार्गदर्शन देता है कि आपको जो है इस विषय के अंदर और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, या आप जो है इस प्रकार से इस विषय के अंदर आगे बढ़ सकते हो, तो वो उनको व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दे सकता है। अगर कक्षा के सभी बच्चे किसी विषय वस्तु के अंदर या किसी टॉपिक के अंदर पिछड़ रहे हैं तो सामूहिक रूप से सभी बच्चों को भी मार्गदर्शन दिया जा सकता है शिक्षक के द्वारा, ताकि जो बच्चे हैं उस विषय के अंदर और अधिक मेहनत करके वो आगे बढ़ सके। इसमें अगर व्यक्तिगत कमजोरियां बच्चों को पता चलती हैं कि कोई बच्चा जो है किस विषय विशेष के अंदर पीछे रह गए हैं, उनको व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं देगा तो सामूहिक कमजोरियां बच्चों की किसी विषय के अंदर, तो वो कमजोरियां जो है सामूहिक रूप से भी मार्गदर्शन दिया जा सकता है मूल्यांकन के आधार पर। इसके बाद अगला है कमजोर विषय की जानकारी। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक जो है उसको कमजोर विषय की जानकारी मिल जाती है कि बच्चे जो है कौन से विषय विशेष के अंदर ज़्यादा पीछे रह गए हैं, तो इसका पता मूल्यांकन के द्वारा ही लगाया जा सकता है। क्योंकि बच्चे जो है स्कूल के अंदर 6-7 विषयों का अध्ययन एक साथ करते हैं अलग अलग क्लास के अंदर, तो अपने बिना मूल्यांकन के निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन से विषय के अंदर बच्चे जो है अच्छे से रुचि ले रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और कौन से विषय के अंदर बच्चे जो है पिछड़ गए हैं या ज्ञान अच्छे से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मूल्यांकन के द्वारा इस बात का निर्धारण अच्छे से हो जाता है या पता लगाया जा सकता है कि कौन से विषय के अंदर बच्चे अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, और कौन से विषय में बच्चे पिछड़ गए हैं। तो इसके द्वारा मूल्यांकन के द्वारा कमजोर विषयों की जानकारी शिक्षकों को मिल जाती है और उसी के आधार पर फिर निदानात्मक शिक्षण किया जाता है कमजोरी का कारण पता लगाने के लिए, और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है उन कमजोरियों को दूर करने के लिए। इसके बाद आ जाता है वर्गीकरण में सहायता। वर्गीकरण में सहायता मतलब बच्चों को अपने समूह के अंदर बांटना चाहते हैं, उनके मानसिक स्तर के अनुसार उनको अपने अलग अलग समूह में बांटना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने को मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन के द्वारा ही हम बच्चे जो है उनको अलग अलग समूह में बांट सकते हैं, और अगली कक्षा में क्रमांकित करना तो उसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर अपने एक ही कक्षा के अंदर बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार समूह में बांटना है कि जो है सबसे अधिक ज्ञान वाले बच्चे कौन से हैं, औसत ज्ञान वाले बच्चे कौन से हैं, निम्न स्तर के ज्ञान वाले बच्चे कौन से हैं, तो उसके लिए अपने को मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों को समूह के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं या ग्रेड देनी हो कि ए ग्रेड वाले बच्चे कौन है, बी ग्रेड वाले कौन से, सी ग्रेड वाले कौन से हैं, तो मूल्यांकन के द्वारा ये संभव होता है। इसके बाद है भविष्य का जीवन स्तर। अब भविष्य का जीवन स्तर जो है बच्चे भविष्य के अंदर किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, या कौन सा बच्चा विशेष भविष्य के अंदर डॉक्टर बनेगा, या भविष्य के अंदर इंजीनियर बनेगा, भविष्य के अंदर वैज्ञानिक बनेगा, या भविष्य के अंदर खिलाड़ी बनेगा, या भविष्य के अंदर राजनेता बनेगा, इस बात का निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा सामान्य से किया जा सकता है। पूर्ण रूप से अपने यह कथन तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने अनुमान लगा सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा कि भविष्य के अंदर भावी जीवन के अंदर यह बच्चा कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की जो रुचि है उसका और बच्चे का जो है ज्ञान किस स्तर का है, किस लेवल का है, इसका पता अपने लगा सकते हैं। तो मूल्यांकन के द्वारा अपने भविष्य का जो जीवन स्तर है उसका निर्धारण कर सकते हैं कि भविष्य में बच्चा अपने जीवन स्तर को किस लेवल तक लेके जा सकता है, बच्चे की आकांक्षाएं क्या हैं, इस बात का पता अपने को और उनका मानसिक स्तर कैसे मूल्यांकन के द्वारा चल सकता है। इसके बाद है शिक्षण के प्रभाव का ज्ञान। शिक्षक जो कक्षा में बच्चों को अध्ययन करवा रहा है या ज्ञान दे रहा है
उसका प्रभाव बच्चों में किस प्रकार का पड़ रहा है, या शिक्षण कार्य कितना प्रभावी है, शिक्षक के द्वारा बच्चों को जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है वो कितना प्रभावी है कक्षा कक्ष के अंदर, शिक्षक को इस बात का पता मूल्यांकन के द्वारा आसानी से चल सकता है। क्योंकि बिना मूल्यांकन के इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि कौन से शिक्षक का शिक्षण कार्य अधिक प्रभावी चल रहा है, कौन से शिक्षक का शिक्षण कार्य कम प्रभावी है। जब अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया करेंगे तो अपने को सभी विषयों के शिक्षण के प्रभाव का पता आसानी से चल जाएगा कि कौन से विषय का शिक्षण अधिक प्रभावी रहा है, कौन से विषय का शिक्षण सामान्य या औसत रहा है और कौन से विषय के शिक्षण का प्रभाव निम्न स्तर का रहा है। यह बच्चों के मूल्यांकन करने के बाद ही अपने को आसानी से पता चल सकता है। इसके बाद है उचित मार्गदर्शन देना। मूल्यांकन के द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया जा सकता है, उनको गाइडेंस दी जा सकती है कि उनको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिससे उनको निश्चित सफलता मिले। मतलब जैसे 10th के बाद बच्चों को सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट फैकल्टी में जाना है, तो मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के जो अंक आते हैं, जो वो स्थान प्राप्त करते हैं विषय विशेष के अंदर, जो उनके आधार पर शिक्षक उनको मार्गदर्शन कर सकता है भविष्य के अंदर उनको कौन से सब्जेक्ट जो है उनके अंदर अध्ययन करना चाहिए ताकि वो निश्चित सफलता प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार उचित मार्गदर्शन शिक्षक बच्चों को मूल्यांकन के आधार पर दे सकता है। बिना मूल्यांकन के शिक्षक द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन देना संभव नहीं होता, क्योंकि बच्चे के जो ज्ञानात्मक है पक्ष, भावात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है और कौशल है, इन सभी पक्षों का ज्ञान मूल्यांकन के द्वारा ही चलता है। और मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक इस बात का निर्धारण कर सकता है कि बच्चे को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि उसको निश्चित सफलता प्राप्त हो सके। इसके बाद लास्ट एक और होता है शिक्षण व्यूह रचना में सुधार। शिक्षण व्यूह रचना का मतलब है शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाने से पूर्व जो लेसन प्लान करता है, जो पाठ्य योजना तैयार करता है कि उसे कक्षा कक्ष में किस प्रकार से करवाना है, कौन से शिक्षण विधि का उपयोग करना है, कितने मिनट तक शिक्षण करवाना है, मूल्यांकन प्रश्न कौन से होंगे और अनुशासन किस प्रकार से रखना है, इन सभी चीज़ों को शिक्षण की व्यूह रचना कहते हैं, जो शिक्षक कक्षा कक्ष में अध्ययन करवाने से पूर्व निर्धारित करता है। तो शिक्षक जब अपनी व्यूह रचना के अनुसार शिक्षण करवाता है उसके बाद वो यह पता लगाता है कि उसने जो शिक्षण व्यूह रचना उपयोग में ली है वो सफल है या नहीं है, और इसका पता लगाने के लिए शिक्षक को मूल्यांकन करना पड़ेगा और मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक को यह पता चलेगा कि उसकी जो शिक्षण व्यूह रचना है वो सफल है या नहीं है, और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है। इस बात का पता जो है शिक्षक को मूल्यांकन के द्वारा ही चलता है। तो ये मूल्यांकन का जो महत्व है इसके पॉइंट थे, आप इन पक्ष को देख लेना और इससे पहले अपना मूल्यांकन प्रक्रिया में ध्यान रखने वाले तथ्य है। तो ये दोनों पॉइंट में अपने कंप्लीट है। तो आज अपने इतने पढ़ेंगे, बाकी अपने कल वाले वीडियो के अंदर मूल्यांकन के अभी और भी पॉइंट जैसे कि अच्छे मूल्यांकन की आवश्यकताएं हैं, मूल्यांकन जो है किस प्रकार से कितनी विधि से किया जा सकता है, तो वो अपने कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज आप ये दोनों टॉपिक देख लेना। मूल्यांकन का महत्व इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब मूल्यांकन का अगर पूछे कि बच्चों के लिए मूल्यांकन का क्या महत्व है तो भी आपने ये बता देना है, और शिक्षक के लिए पूछे तो भी बता देना है। तो कल अपने मूल्यांकन जो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।